माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ENSC इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, व्याख्यान 62, 8086। इन सभी एड्रेसिंग मोड्स में से सबसे सरल रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। यहाँ ऑपरेंड्स रजिस्टर है। 8086 में हमारे पास जितने ऑपरेशन है वे दो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, जहाँ ऑपकोड के अलावा हमारे पास दो ऑपरेंड्स होंगे जिस पर ऑपरेशन होगा। इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर का नाम निर्दिष्ट करेगा जो इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किए जाने वाले डेटा को रखता है, जैसे MOV CL, DH। इस इंस्ट्रक्शन द्वारा DH रजिस्टर की सामग्री को CL रजिस्टर में ले जाया जाएगा। DH और CL दोनों 8 बिट रजिस्टर है, तो कोई समस्या नहीं है। इस CL रजिस्टर में DH की सामग्री मिलती है। इस तरह यह रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एक उदाहरण है। फिर हमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मिल गया है। इस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में दूसरा ऑपरेंड जो हमारे पास है वह एक इमीडिएट वैल्यू है। पहला ऑपरेंड एक रजिस्टर हो सकता है, जबकि दूसरा ऑपरेंड एक इमीडिएट वैल्यू होना चाहिए। यह इमीडिएट वैल्यू 8 बिट हो सकता है या यह 16 बिट हो सकता है, यह निर्भर करता है। एक मैच होना चाहिए, जैसे कि यदि आप यहाँ 8 बिट रजिस्टर निर्दिष्ट कर रहे हैं तो यह मूल्य भी 8 बिट होना चाहिए। यदि आप यहाँ एक 16 बिट रजिस्टर उल्लेख कर रहे हैं तो फिर इस मूल्य को 16 बिट मूल्य के रूप में लिया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन MOV DL 08H, इस इंस्ट्रक्शन द्वारा यह 08H DL रजिस्टर में आएगा। यह एक 8 बिट मूल्य है। और MOV AX 0A9FH, तो यह 0A9FH AX रजिस्टर में जाएगा। इसमें से यह 0A पार्ट AH रजिस्टर में जाएगा और 9F पार्ट AL रजिस्टर पर जाएगा। तो इस तरह इस 16 बिट मूल्य को हायर ऑर्डर बाइट और लोअर ऑर्डर बाइट में विभाजित किया जाएगा और वे विभिन्न रजिस्टर्स में जाएंगे। आप देखते हैं कि मेमोरी एक्सेस के लिए 8086 में 20 एड्रेस लाइन्स है, तो यह एड्रेस लाइन्स 2 तक एड्रेस कर सकती है, जो कि 1 मेगाबाइट मेमोरी के बराबर है। हालांकि सबसे बड़ा रजिस्टर केवल 16 बिट का है, इसलिए इस फिजिकल एड्रेस को प्राप्त करने के लिए इस वास्तविक एड्रेस की गणना की जाती है। तो मेमोरी में बाइट का वास्तविक एड्रेस बस पर जाएगा जिसकी गणना की जानी है और वह फिजिकल एड्रेस है। तो इस फिजिकल एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है? इसे एक सेगमेंट वैल्यू और फिर ऑफसेट वैल्यू के रूप में दर्शाया जाता है। तो 89AB F012, तो क्या होगा? यह 89AB को 4 बिट्स द्वारा बाईं ओर स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए यदि आप इसे हेक्साडेसिमल रूप में लिखते हैं तो अंत में एक शून्य दिखाई देगा, तो यह एक 20 बिट मूल्य बन जाएगा। तो यह 20 बिट मूल्य है। प्रत्येक अंक 5 बिट्स के अनुरूप है और यह F012 यह ऑफसेट भाग है। तो लिया गया F012 भी एक 16 बिट मूल्य है, तो हम इसे 20 बिट मूल्य के रूप में लेते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 0 हो जाता है और फिर आप एडिशन करते हैं। इसके बाद आपको 20 बिट परिणाम मिलता है, तो वह फिजिकल एड्रेस होगा। तो फिजिकल एड्रेस फिजिकल मेमोरी के लिए बाइट्स का वास्तविक एड्रेस है। तो यह मेमोरी एक्सेस इस ऑपरेशन को करके किया जाएगा। यह 89AB F012 ये मात्रा विभिन्न रजिस्टर से आ सकती है, जैसे कि आप SI रजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। तो SI रजिस्टर में F012 और DS रजिस्टर में 89AB शामिल है। जब आप कह रहे हैं कि MOV AX SI, तब हम मानते हैं कि यह 89AB DS रजिस्टर में है और F012 SI रजिस्टर में है, तो यह आंतरिक रूप से होगा और फिर एड्रेस 98AC2H को एड्रेस बस पर डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से यह ऑपरेशन होता है। आगे हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स पर गौर करेंगे। पहला एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है।
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के मामले में एड्रेस को सीधे इंस्ट्रक्शन में ही प्रदान किया जाता है, तो इंस्ट्रक्शन में ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया गया है। इफेक्टिव एड्रेस एक 16 बिट संख्या है, तो 1354H या 0400H यह 16 बिट संख्या है जो हमारे पास है। तो यह स्क्वेयर ब्रैकेट यह पहचान लेगा कि हम उन स्थानों की सामग्री में रुचि रखते हैं। इसलिए यदि स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में इमीडिएट एड्रेसिंग है। 8086 असेंबली लैंग्वेज में इस कन्वेंशन का पालन किया जाता है, इसलिए यदि ये स्क्वेयर ब्रैकेट नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि यह एक इमीडिएट डेटा है। यदि यह स्क्वेयर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि यह एक एड्रेस है, तो यह संबंधित मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो यह इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन की सामग्री को BX रजिस्टर में कॉपी कर देगा। तो इस मामले में पहले इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि इस BL रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन DS गुना 16 प्लस 1354 की सामग्री मिलेगी, तो वह मेमोरी लोकेशन BL में आ जाएगी और BH रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन DS गुना 16 प्लस 1355H की सामग्री मिल सकती है, यानी अगली मेमोरी लोकेशन सामग्री BH रजिस्टर में आ जाएगी। यह 16 बिट डेटा मूवमेंट है, जबकि यह इंस्ट्रक्शन यह 1 बाइट डेटा मूवमेंट है। BL रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन 16 गुना DS प्लस 0400 की सामग्री मिल जाएगी, इसलिए इसे डायरेक्ट मोड कहा जाता है, क्योंकि सेगमेंट बेस से ऑपरेंड का डिस्प्लेसमेंट सीधे इंस्ट्रक्शन में ही निर्दिष्ट होता है, तो यह डायरेक्ट मोड ऑपरेशन है। आगे हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में देखेंगे। यहाँ रजिस्टर का उपयोग उस एड्रेस को देने के लिए किया जाएगा जिसकी सामग्री प्रोसेसर द्वारा एक्सेस की जाएगी। इसलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस को धारण करने वाले रजिस्टर का नाम इंस्ट्रक्शन में ही निर्दिष्ट किया गया है, जैसे हम MOV CX BX की तरह लिख रहे हैं। तो यह इफेक्टिव एड्रेस BX रजिस्टर की सामग्री है, इसलिए यह BX रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस को धारण करेगा और बेस एड्रेस DS गुना 16 किया जाएगा। वास्तविक मेमोरी एड्रेस फिजिकल एड्रेस है जो उत्पन्न होता है। इस तरह बेस एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस को प्लस किया जाएगा और हमें वास्तविक मेमोरी एड्रेस मिलेगा। तो इस तरह से यह काम कर रहा होगा और अंततः CS रजिस्टर को इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मिलेगा जिसका एड्रेस इस मेमोरी एड्रेस द्वारा दिया गया है, या मैं कह सकता हूं कि CL को मेमोरी एड्रेस की सामग्री मिल जाएगी और CH को मेमोरी एड्रेस +1 की सामग्री मिल जाएगी। इस तरह यह रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड काम कर रहा है। तो इस BX रजिस्टर का उपयोग बेस रजिस्टर या ऑफसेट रजिस्टर के रूप में मेमोरी स्थान तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। फिर बेस्ड एड्रेसिंग मोड, यह एक अन्य प्रकार का एड्रेसिंग मोड है जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के समान है, लेकिन इस BX या BP रजिस्टर का उपयोग बेस वैल्यू और इफेक्टिव एड्रेस को रखने के लिए किया जा सकता है और 8 बिट साइंड या अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन में निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो साइंड 8 बिट या अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह एक विशिष्ट उदाहरण है, जैसे MOV AX BX प्लस 08H। तो इस बेस रजिस्टर BX के साथ हम एक ऑफसेट भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। यदि ऑफसेट नहीं है तो निश्चित रूप से इस BX का उपयोग बेस रजिस्टर के रूप में किया जाएगा और फिर यह AX प्लस DS गुना 16 को BX के रूप में एक्सेस करेगा। लेकिन यदि आप कुछ ऑफसेट कुछ डिस्प्लेसमेंट को निर्दिष्ट कर रहे हैं तो वह डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले यह 08H, यह एक 8 बिट संख्या है, तो इसे 16 बिट तक साइंड एक्सटेंडेड किया गया है, इसलिए हमें 0008H मिलता है और फिर इस EA को BX प्लस 008H मिलता है। इसलिए BX प्लस यह मूल्य हमें इफेक्टिव एड्रेस के रूप में मिलता है।
यदि BX की सामग्री 1000 है तो इस जोड़ के बाद इफेक्टिव एड्रेस EA 1008 हो जाएगा और यह बेस एड्रेस DS गुना 16 है और उत्पन्न होने वाला मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस यह इफेक्टिव एड्रेस है जो हमारे पास है। तो इस AX रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मिलेगा जिसका एड्रेस यह मेमोरी एड्रेस MA है और आप कह सकते हैं कि AL को MA की सामग्री मिलती है और AH को MA+1 की सामग्री मिलती है। अगर BX 1000H के बराबर है तो 1000 के साथ यह 8 जोड़ा जाता है तो यह 1008H हो जाता है और यह DS रजिस्टर पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए कि DS स्थान सामग्री 2000H है तो इस 2000 को 4 बिट्स से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है तो यह ऐसा हो जाता है जिसके साथ यह 1008 जोड़ा जाएगा तो यह 21008 है तो उस विशेष मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा। यह मेमोरी लोकेशन 21008 है, इस लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा और यह MA 21008 के बराबर है। यह MA मेमोरी एड्रेस है तो उस स्थान सामग्री को एक्सेस किया जाएगा और वह AX रजिस्टर में चली जाएगी तो वह स्थान सामग्री AX रजिस्टर में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास बेस एड्रेसिंग मोड हो सकता है और आप देख सकते हैं BX के बजाय आप BP का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप BP का उपयोग करते हैं तो इस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ इस BX के बजाय अगर मैं BP का उपयोग करता हूँ तो हमारे पास इस DS के बजाय यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS होगा, अन्यथा एग्जीक्यूशन समान है। फिर हम अगले एड्रेसिंग मोड पर गौर करेंगे जिसे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यह मेमोरी तक पहुंचने के लिए कुछ इंडेक्स रजिस्टर का उपयोग करता है। इस SI या DI रजिस्टर्स का उपयोग मेमोरी डेटा के लिए एक इंडेक्स रखने के लिए किया जाता है और 8 बिट साइन या 16 बिट अनसाइंड डिस्प्लेसमेंट को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो मूल रूप ऐसा है जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि मूल रूप MOV CX SI जैसा है। तो आप देखते हैं कि यह सब मोड्स ये इस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के कुछ प्रकार के मॉडिफिकेशंस है, लेकिन उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि उन्हें विशिष्ट उपयोग मिल गया है। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर के रूप में सोचा जा सकता है और स्ट्रिंग डेटा स्थानांतरण में वे उपयोगी हो सकते हैं। तो इसलिए इस SI और DI को अलग अलग मोड में रखा गया है। तो इस विशेष मामले में क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि CX रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिलेगी जिसका एड्रेस 16 गुना DS प्लस SI दिया गया है और इस उदाहरण में हमें कुछ अतिरिक्त ऑफसेट अतिरिक्त डिस्प्लेसमेंट निर्दिष्ट मिला है, इसलिए उस डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा जाएगा। तो इसे साइंड एक्सटेंडेड किया गया है। आप देखते हैं कि यह विशेष संख्या A2 है। तो A2 का अर्थ है यदि आप 8 बिट नोटेशन लेते हैं तो A का अर्थ 1010 और 2 का 0010 है। 8 बिट नोटेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब है कि यह ऋणात्मक संख्या है। तो सबसे पहले SI प्लस 082H को जोड़ने से पहले इसे 16 बिट तक बढ़ाया जाता है। तो 16 बिट एक्सटेंशन के लिए इस बिट को 0010 बनाया जाता है और यह भाग 0100 0101 है, लेकिन चूंकि यह नकारात्मक है इसलिए इस 8 बिट को हमने ऋणात्मक बनाया है। तो ये सभी साइंड एक्सटेंडेड है, इसलिए ये सभी बिट्स 1 हो जाएंगे ताकि यह 16 बिट नोटेशन में संख्या A2H को दर्शाएंगे। तो यह इसका साइन एक्सटेंडेड रूप है। तो यह FF A2H बन जाता है और ऑफसेट प्राप्त करने के लिए FF A2H को SI रजिस्टर के साथ जोड़ा जाएगा और फिर इस मेमोरी एड्रेस की गणना की जाएगी। अगला हमारे पास यह बेस्ड इंडेक्स्ड मोड है। तो हमें यह बेस रजिस्टर और यह इंडेक्स रजिस्टर मिल गया है, इसलिए उन्हें एक साथ ले जाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको इन 2 डायमेंशनल अरे में विशेष रूप से 2 या अधिक सूचकांकों की आवश्यकता हो सकती है।
तो दो अलग अलग डायमेंशंस के लिए यह I और J दो अलग अलग सूचकांकों को बनाए रखने में उपयोगी हो सकता है। तो इस उद्देश्य के लिए हम इस डबल इनडायरेक्ट एड्रेसिंग प्रकार का उपयोग कर सकते है। इसलिए इफेक्टिव एड्रेस की गणना बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के योग में की जाती है। तो बेस रजिस्टर DX प्लस BX या BP और इंडेक्स रजिस्टर SI या DI है। तो यहाँ भी वही है। इसलिए जब आप 0AH का साइंड एक्सटेंडेड करते हैं तो यह 0 बन जाता है। 0AH यह एक पॉजिटिव संख्या है, तो इसका 16 बिट साइंड एक्सटेंडेड रूप 000AH है। तो इफेक्टिव एड्रेस यह BX प्लस SI प्लस यह 000AH है और बेस एड्रेस DS गुना 16 है। इसलिए यह DX का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा। तो यह DS गुना 16 है और मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस यह इफेक्टिव एड्रेस है और BX के बजाय अगर यह BP है तो DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर के बजाय यह SS रजिस्टर का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा। इसके बाद हम स्ट्रिंग एड्रेसिंग पर ध्यान देंगे। तो स्ट्रिंग एड्रेसिंग का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग बहुत महत्वपूर्ण डेटा प्रकारों में से एक है, क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से तुलना करने के लिए कई अनुप्रयोगों में किया जाता है। जब आपको बाहर से कुछ डेटा मिला है और आपको इसकी तुलना करने की आवश्यकता है, या कई बार हाई लेवल प्रोग्राम्स में हमें बहुत सारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस करने होते हैं और यदि अंतर्निहित प्रोसेसर सीधे इस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का समर्थन करता है तो सॉफ्टवेयर में आपको इस स्ट्रिंग का समर्थन करने के लिए बहुत जटिल प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह सभी स्ट्रिंग ऑपरेशंस तेजी से किए जाएंगे। तो यह वह उद्देश्य था जिसके साथ यह स्ट्रिंग एड्रेसिंग शुरू की गई थी। इसे स्ट्रिंग डेटा पर काम करने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है। सोर्स डेटा के लिए इफेक्टिव एड्रेस SI रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और डेस्टिनेशन के लिए इसे DI रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और DS यह सोर्स भाग के लिए सेगमेंट रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भाग के लिए यह ES है। तो विशिष्ट उदाहरण यह मूव्स इंस्ट्रक्शन है, जैसे मूव्स B, मूव्स बाइट। आप इसे बाइट लिख सकते हैं या इसे वर्ड लिख सकते हैं। संक्षेप में आप इसे केवल मूव्स B के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे संक्षेप में मूव्स B के रूप में लिखा जा सकता है या फुल फॉर्म में आप इसे मूव्स बाइट जैसे लिख सकते हैं। तो उसे कैसे किया जाता है? सोर्स के लिए यह इफेक्टिव एड्रेस सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI में उपलब्ध है और DS रजिस्टर में सेगमेंट एड्रेस होगा। तो बेस एड्रेस DS गुना 16 है। तो मेमोरी एड्रेस BA प्लस EA है, यानी बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस है। डेस्टिनेशन भाग के लिए इफेक्टिव एड्रेस की गणना DI के रूप में की जाएगी और डेस्टिनेशन भाग के लिए बेस एड्रेस यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES से है। तो डेस्टिनेशन भाग के लिए ES गुना 16 यह बेस एड्रेस है और मेमोरी एड्रेस BA प्लस ES है। तो इस MAE मेमोरी एड्रेस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए इस एक्स्ट्रा सेगमेंट इफेक्टिव एड्रेस और एक्स्ट्रा सेगमेंट बेस एड्रेस को जोड़ा जाएगा और अंत में इस MAE मेमोरी लोकेशन MAE को MA की सामग्री मिल जाएगी और उसके बाद यदि DF फ्लैग सेट किया जाता है तो SI को डिक्रीमेंट किया जाएगा और DI को डिक्रीमेंट किया जाएगा और यदि DF 0 है तो फिर SI को इंक्रीमेंट किया जाएगा और DI को इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि आप सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं और यदि यहाँ ओवरलैपिंग है, अगर ओवरलैपिंग इस तरह है, यह सोर्स है और यह डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है कि यह SI मान
सोर्स के निचले भाग को इंगित करे और DI डेस्टिनेशन के निचले भाग को इंगित करे और वहां से हमें कॉपी करना शुरू करना चाहिए। तो इनमें मुझे प्रत्येक बाइट ट्रांसफर के बाद SI और DI के मानों को घटाना है। तो उस स्थिति में मुझे इस DS वैल्यू को 1 के बराबर सेट करना है, अन्यथा यदि ओवरलैपिंग दूसरी दिशा में है तो मुझे इस DS वैल्यू को 0 के बराबर सेट करना होगा, ताकि हर स्थानांतरण के बाद इन SI और DI मानों में वृद्धि की जाएगी और हम इस CS रजिस्टर को कुछ काउंट से आरंभीकृत कर सकते है। तो आप कितने बाइट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए MOVS B इंस्ट्रक्शन को कॉल करने से पहले अगर मैं MOV CX 100 कहता हूं, इसका मतलब है कि इस CX रजिस्टर का मान 100 होगा। इसलिए उस स्थिति में सोर्स से डेस्टिनेशन तक 100 बाइट्स डेटा कॉपी किया जाएगा और प्रत्येक कॉपी के बाद यह SI और DI रजिस्टर अगले बाइट को इंगित करने के लिए अपडेट किए जाएंगे और इस CX रजिस्टर मूल्य को यह देखने के लिए घटाया जाएगा कि क्या 100 बाइट ट्रांसफर खत्म हो गया है या नहीं। इसलिए जब यह हो जाएगा तब यह इस MOVS B इंस्ट्रक्शन से बाहर आ जाएगा। आगे हम IO पोर्ट एड्रेसिंग पर गौर करेंगे। इन एड्रेसिंग मोड का उपयोग स्टैंडर्ड IO मैप डिवाइसेस या पोर्ट से डेटा एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है। IO मैप्ड IO का उपयोग किया जा सकता है जहां पोर्ट एड्रेस IO पोर्ट एड्रेस है, या हमारे पास मेमोरी मैप्ड IO हो सकता है जहां IO पोर्ट्स को केवल मेमोरी लोकेशन के रूप में लिया जाता है और सरल MOV प्रकार के इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो डायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग में हम इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस को सीधे निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास AL 09H में है, तो यह पोर्ट एड्रेस यह 09H है, इसलिए एड्रेस बस पर यह 09H डाला जाएगा और यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित डिवाइस सिलेक्ट हो जाएगा और डेटा बस पर मूल्य उपलब्ध होगा। तो अंत में इस AL को पोर्ट की सामग्री मिलेगी जिसका एड्रेस 09H है और इनडायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग में कुछ रजिस्टर वैल्यू को पोर्ट एड्रेस के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसलिए हम 16 बिट पोर्ट एड्रेस को निर्दिष्ट कर सकते हैं और कुछ रजिस्टर वैल्यू में एड्रेस होगा। जो कुछ भी इस DX रजिस्टर की सामग्री है उसे इस एड्रेस बस में डाल दिया जाएगा और फिर इस AX रजिस्टर सामग्री को डेटा बस में डाल दिया जाएगा ताकि यह AX रजिस्टर सामग्री संबंधित पोर्ट पर चली जाए। इस प्रकार हमारे पास IO पोर्ट एड्रेसिंग हो सकती है, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट IO। डायरेक्ट IO में 8 बिट एड्रेस है और इनडायरेक्ट IO में कुछ रजिस्टर के माध्यम से 16 बिट एड्रेस है। आगे हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में देखेंगे। रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब है कि वर्तमान प्रोग्राम लोकेशन के संबंध में हम अगले इंस्ट्रक्शन पर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस 8 बिट साइन डिस्प्लेसमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है। तो यह इस तरह है जैसे कि JZ 0AH। सबसे पहले यह 0AH को साइंड एक्सटेंडेड किया जाएगा, तो यह 16 बिट मूल्य बन जाएगा। अब जंप ऑन 0 फ्लैग की जांच करेगा। यदि 0 फ्लैग 1 के बराबर है तो इफेक्टिव एड्रेस IP प्लस 000AH होगा, जो कि एक्सटेंडेड वैल्यू है। बेस एड्रेस CS गुना 16 है, तो यह किसी भी कोड सेगमेंट एक्सेस के लिए अच्छा है। और फिर मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस होगा, तो अंत में यह मेमोरी लोकेशन होगा। अब यदि 0 फ्लैग 1 है तो प्रोग्राम नियंत्रण इस विशेष एड्रेस पर जाएगा, और यदि 0 फ्लैग 0 है तो जैसे कि यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यह अनुक्रम में आने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जो कि यह निर्दिष्ट डिस्प्लेसमेंट है, तो यह केवल 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि आप रिलेटिव जंपिंग टू 56 लोकेशंस तक कर सकते हैं, यानी वर्तमान लोकेशन से -128 से +127 तक। इसके विपरीत ARM प्रोसेसर जहां यह प्लस माइनस 32 MB था, जो काफी बड़ी संख्या थी, लेकिन यहाँ यह प्रतिबंधित है।
तो रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए यह केवल 8 बिट है। बेशक आपको अन्य प्रकार की ब्रांचिंग मिल गई है जिसमें आपको इस 8 बिट द्वारा प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिलेटिव एड्रेसिंग यह 8 बिट है। इसके बाद हम एक और एड्रेसिंग मोड पर गौर करेंगे जिसे इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है, जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेंड्स की जरूरत ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन खुद उस डेटा को निर्दिष्ट करेगा जिस पर ऑपरेट करना है, जैसे CLC। यह इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को 0 पर क्लियर कर देगा। तो यहाँ किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, जैसे HALT या NOP इंस्ट्रक्शंस। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि 8086 को बड़ी संख्या में एड्रेसिंग मोड्स मिले हैं और ये एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग तरीकों से उपयोगी है। वास्तव में इंटेल ने 8086 से शुरू किया जिसमें बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स थे, और बाद में जब प्रोसेसर को डिजाइन किया जा रहा था, उदाहरण के लिए ARM प्रोसेसर, तो हमने देखा है कि इनमें कई एड्रेसिंग मोड्स रखे गए हैं और उसमें से कई को हटा दिया गया है। जैसे कि जब आप इस RISC फीचर में जा रहे हैं तो कई जटिल एड्रेसिंग मोड्स जैसे बेस्ड इंडेक्स को हटा दिया गया है, जबकि यह इंडेक्सिंग एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इन्हें रखा गया है। तो इस तरह से यह होता है। इसके बाद हम इस 8086 प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट पर जाते हैं और हम देखेंगे कि इन एड्रेसिंग मोड्स का इस्तेमाल करके इन इंस्ट्रक्शन सेट को डिजाइन किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम इस 8086 प्रोसेसर को कई ऑपरेशन करने के लिए प्रोग्राम कर सकते है।